107/16 और 151 में क्या डिफरेंस है? यानी 107/16 और 151 में क्या अंतर है? नमस्कार, मैं एडवोकेट मुकेश पगड़िया स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज का हमारा विषय है धारा 151 और धारा 107/16। यानी 107/16 का मतलब आप 107 सीआरपीसी की धारा और 116 की जगह आप 116 माने सीआरपीसी के सेक्शन की। तो इनमें मेजरली क्या डिफरेंस हैं? क्योंकि ये चीज़ें सामान्यतः हर एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये सुनने को कई बार मिलता है कि 107/16 की कार्रवाई की गई है। तो ऐसी दशा में वह आप ये माने कि सीआरपीसी का जो सेक्शन 107 और 116 जो सीआरपीसी की ये दोनों सेक्शन है उनके तहत कार्रवाई की गई है, और 151 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ये भी आपको सुनने को मिलता है। तो आप ये माने कि उस व्यक्ति को, जिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसे सीआरपीसी के सेक्शन 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। अब सबसे बड़ी बात तो आपको ये बता दूं कि ये दोनों ही, तीनों ही सेक्शन, 3 सेक्शन हो गए अपने पास, लेकिन 151 की कार्रवाई सेपरेट कार्रवाई है और 107/16 की कार्रवाई सेपरेट कार्रवाई है। ये कार्रवाई दो ही हुई लेकिन सेक्शन 3 हो गए। इस चीज़ को भी आप याद रख लें। अब एक महत्वपूर्ण बात आप ये जान लें कि 107/16 की कार्रवाई और 151 की कार्रवाई में एक समरूपता ये है, यानी इनमें एक रूपता ये है कि ये दोनों ही अपराध के निवारण करने के लिए की जाती है। प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है पुलिस के द्वारा, एग्जीक्यूटिव पावर के द्वारा। ये 107/16 और 151 की जो कार्रवाई की जाती है, ये प्रिवेंटिव एक्शन है, यानी किसी अपराध को रोकने के लिए यह किया जाता है। ये इनमें सिमिलरिटी है। अब हम बात करते हैं कि 151 और 107/16 में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई संज्ञेय अपराध, यानी जो कि गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल कैटेगरी के जो अपराध होते हैं, ऑफेंस होते हैं, उनके कारित किए जाने की अगर संभावना होती है, तो ऐसी दशा में पुलिस के द्वारा उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसके आधार पर? केवल संभावना के आधार पर कि वह व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध कर सकता है, कोई गंभीर अपराध कर सकता है, यानी कॉग्निजेबल कैटेगरी का ऑफेंस कारित कर सकता है। तो ऐसी दशा में उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब देखिए, 107/16 में भी क्या होता है कि ये भी निवारणात्मक कानून की बात कर रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। 107/16 की जो कार्रवाई होती है उसमें कभी भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, बल्कि उस व्यक्ति को एक नोटिस दिया जाता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का, कि आपको इतनी तारीख को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होना है और अपनी जमानत देनी है। और उसके साथ साथ आपको उसको ये बताया जाता है कि आपको क्यों ना इतने दिन के लिए पाबंद कर दिया जाए। फिर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होते हैं, अपने जमानत मुचलका वगैरह ये सारी चीज़ें पेश करते हैं, और उन्हें 6 महीने, लगभग 6 महीने के लिए उन्हें पाबंद कर दिया जाता है। ये एक रूटीन का हिस्सा हो गया है। हालांकि जो सीआरपीसी के सेक्शन है उनमें 6 महीने नहीं दे रखे हैं, बट ये एक, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनके एक रूटीन का हिस्सा है, इसलिए वो 6 महीने ही उस व्यक्ति को पाबंद करते हैं। 6 महीने और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित कर देंगे अगर आप इस चीज़ को मानते नहीं हैं, यानी जो भी आपको पाबंद किया गया है उसके बाद भी आप वही चीज़ करते हैं, तो ऐसी दशा में आपको 5,000 रुपये से अर्थदंड से दंडित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है। तो मेजरली आप अंतर ये देख ले इसके अंदर कि 151 में गिरफ्तार किया जाता है, 107/16 में गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये तो इनमें पहला डिफरेंस है। अब दूसरा डिफरेंस इनमें यह है कि 151 जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की कोई संभावना होती है, तो ऐसी दशा में 151 में गिरफ्तार किया जाता है, जबकि 107/16 के नोटिस तब दिए जाते हैं जब किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति के संबंध में ये संभावना हो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कि हाँ, इस व्यक्ति के द्वारा परिशांति भंग की जा सकती है। जो कि पीस वगैरह बनी हुई है, शांति वगैरह बनी हुई है, उसे भंग किया जा सकता है, साधारण शब्दों में आप जान ले तो। क्योंकि 107/16 अपने आप में कोई अपराध गठित नहीं करती, 151 भी अपने आप में कोई अपराध को गठित नहीं कर रही, लेकिन 151 में कॉग्निजेबल कैटेगरी का गंभीर प्रकृति के अपराध होने की संभावना है और 107/16 में परिशांति भंग होने की संभावना है। दोनों ही निवारणात्मक चीजें हैं, लेकिन डिफरेंस इनमें मेजरली यही है। देखिए, इस चीज को हम प्रैक्टिकल रूप में जो होता है उनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ए और बी के मध्य अगर कोई झगड़ा होता है, ए और बी दोनों आपस में भाई हैं, परिवार के मेंबर हैं, या फिर किसी भी प्रकार से आपसी पड़ोसी हैं, उनके बीच में कोई झगड़ा होता है, तो झगड़ा होने पे क्या किया जाता है कि पुलिस के समक्ष इस मामले में रिपोर्ट जाती है, और पुलिस क्या करती है कि दोनों पक्षकारों को 107/16 में पाबंद करवा देती है।
एक पक्षकार को नहीं करवाती थी, ये दोनों को करवा देती। ये प्रैक्टिकली रूप से देखा जाता है। उन्हें जैसे ही पुलिस उस मामले में रोजनामचे में रिपोर्ट वगैरह लिखती है, रिपोर्ट लिखने के बाद में दोनों पक्षकारों को नोटिस दे देती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष उन्हें इतनी तारीख को उपस्थित होना है और अपने बारे में उन्हें संतोषजनक जवाब देना है, अपनी जमानत करवा लेना। ये सारी चीज़ें वो उसमें मेंशन की जाती है और उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष चले जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ए और बी जो कि आपस में पड़ोसी हैं, भाई वगैरह हैं, उनमें झगड़ा होता है। उससे पहले ही झगड़ा नहीं हुआ है, उससे पहले ही क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा, उनमें से भी किसी एक के द्वारा पुलिस के समक्ष जाया जाता है और पुलिस को ये संतोषजनक रूप से साबित कर दिया जाता है कि हाँ, मेरे ऊपर ये व्यक्ति हमला कर सकता है, जो कि गंभीर प्रकृति का हो सकता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। तो ऐसी दशा में पुलिस क्या करती है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है और उसको गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर भीतर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है और फिर उसकी जैसे 107(16) में जमानत करवाई गई, वैसे ही उसकी जमानत होती है। हालांकि उनमें जो डॉक्यूमेंट लगाए जाते हैं उनमें मेजरली थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, ये जो मैंने अभी उदाहरण दिया ये सारा प्रैक्टिकल बेस पे था, लेकिन अगर अपन प्रैक्टिकल बेस पे नहीं जाके ओनली थ्योरी बेस पे चले तो उसमें इतना ही कहा गया है कि ये निवारणात्मक कानून है, एक परिशांति भंग की बात कर रहा है और दूसरी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है उसके संबंध में बात कर रहा है। परिशांति भंग होता है तो 107(16) की कार्रवाई की बात की जा रही है और अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने की संभावना है तो 151 की बात की जा रही है। लेकिन प्रैक्टिकल रूप से अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो शायद आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा इस चीज़ को समझ पाने में। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही मेरा एक निवेदन भी है आपसे कि आप मेरे इन वीडियोस को बहुत से लोगों तक पहुंचाए। आप यदि किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, तो ऐसी दशा में आप फेसबुक, व्हाट्सएप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग कानून के प्रति अधिक से अधिक संख्या में जागरूक हो सके। धन्यवाद।